गुड आफ्टरनून बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू इन्फिनिटी बैच क्लास ट्वेल्थ का बैच का आज पहला दिन है। तो वेलकम टू इन्फिनिटी बैच। क्लास ट्वेल्थ का जो बैच है इसका टाइमिंग आप लोगों को याद रखना चाहिए, वो रहता है 3:30 PM। तो कौन कौन से दिन 3:30 PM आपको पढ़ना है, वो भी डेज आपको याद रखने चाहिए। वो हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, थर्सडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, इन 3 दिन आपको 3:30 PM आपकी क्लास रहेगी। और क्लास ट्वेल्थ का जो भी कंप्लीट सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें इस बैच के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। क्लास ट्वेल्थ के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास मिल जाएंगी। यानी आपके सबसे पहले तो आपके मैथमेटिक्स के ईच एंड एवरी चैप्टर के ईच कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन पहले डिटेल में मिल जाएगी आपको। उसके बाद उस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाए, वो वहाँ पर एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे मेरे एंड से। और साथ साथ एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है क्लास ट्वेल्थ में, वो यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। डेली लाइव नोट्स आपको मिलते रहेंगे। आपको लाइव नोट्स लेने के लिए या फिर प्रॉपर वीडियोज़ के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करना है। और गूगल क्लासरूम ऐप में जो क्लास ट्वेल्थ का जो कोड है बच्चों, वो है EVAVNKQ। तो ये सब कुछ स्मॉल लेटर में ही आपको टाइप करना है। तो इससे आप गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाओगे और वहाँ पर आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि क्लासरूम में ऐड होने के बाद आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और उसका बेनिफिट, एक जो बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये भी है कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज करो आपने क्लासरूम ज्वाइन कर लिया है, तो आपको जो मेन बेनिफिट हो जाता है वो इस तरह का, जो मुझे लगता है कि जो सबसे मेन बेनिफिट है उसका। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी आपको चैप्टर देखना है, जैसे आपको कोई एक चैप्टर देखना है, जैसे यहाँ पर मैं आपको क्लास 10th का, क्योंकि वहाँ अपलोड हो चुका है, उसी से एक एग्जांपल देकर दिखा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर उनका सीरियल वाइज आपको चैप्टर आपको दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर चैप्टर 1 है रियल नंबर, है ना। फिर उसके बाद उनका चैप्टर 2 आता है पॉलिनोमियल, फिर थर्ड लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से वहाँ पर आपको सीरियल वाइज सारे टॉपिक मिल जाते हैं। ये सारे के सारे वीडियोज़ आपको ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा मिल जाते हैं। और इनका एक बेनिफिट जो और मुझे लगता है वो ये कि अगर आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो वो वीडियो यहाँ पर आपकी विंडो पर ही प्ले हो जाएगी। और जो साइड में यूट्यूब पर आप जो सजेशंस और ये सब देखते रहते हो वो सब नहीं आ रहे होंगे। तो ये बेनिफिट रहेगा। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप सीधा वीडियो पर क्लिक किया, आपने वीडियो को देखा और वीडियो देखने के बाद आप बैक गए, और बैक जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर आपको जो साइड में जो सजेशंस और वीडियोस जो रहते हैं, जो साइड में सजेशन, वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, साथ में कुछ ना कुछ ऐड आता रहता है, तो वो सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। तो ये चैप्टर वाइज आपको पूरा यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा वीडियोस मिल जाएगा। और गूगल क्लासरूम पर ही आपको जो भी नोट्स हैं हमारे, वो नोट्स भी आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। स्टडी मटेरियल आपको साथ में मिलता रहेगा। चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम रखेंगे एक डाउट सेशन, और डाउट सेशन के बाद फिर हम रखेंगे एक लाइव टेस्ट सीरीज। जितने भी स्टूडेंट क्लास में होंगे उन सब के बीच में एक लाइव टेस्ट होगा, और उसमें आपकी क्या रैंक होगी वो भी आपको पता चलेगा। तो क्लासरूम में ऐड हो जाने के लिए, एडमिट होने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो है EVAVNKQ। ये जो कोड है बच्चों, ये कुछ दिन के लिए काम करेगा, जब तक कि वहाँ पर 250 स्टूडेंट नहीं हो जाते हैं। तो क्लास 10th 9th के 2 बैच फिल हो चुके हैं। तो क्लास 12th का आज पहला दिन है। तो वहाँ पर धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ते चले जाएंगे। 250 के बाद फिर स्टूडेंट इस कोड के साथ वहाँ पर ऐड नहीं हो पाएंगे। तो ये जो कोड है ये कुछ दिन तक वर्क करेगा। कब तक वर्क करेगा? जब तक कि वहाँ पर 250 स्टूडेंट नहीं हो जाते। 250 स्टूडेंट हो जाने के बाद ये कोड वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। किसी बच्चे को अगर ये कोड चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल में जो भी वीडियोस के लिंक हैं, प्लेलिस्ट हैं, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ये गूगल क्लासरूम का कोड भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
तो क्लास 12th का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबको पता है पहला चैप्टर कौन सा है, और पहला जो चैप्टर का नाम है वो है रिलेशन फंक्शन। सबसे पहला चैप्टर जो बच्चों हमारे पास है वो कौन सा है, रिलेशन फंक्शन। और रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है पूरा डेप्थ में डिटेल में इसको हम देखेंगे, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि क्लास 11th में आप रिलेशन और फंक्शन, ये जो चैप्टर है जैसे सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, ये तीनों चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़कर आए होंगे। सेट्स और रिलेशन फंक्शन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर उनको डिटेल में आपने अगर किया हुआ है तो कुछ बातें आपको याद होंगी, वो मैं आपको कुछ तो पहले से याद होंगे और कुछ मैं आपको याद दिला देता हूँ। सबसे पहली चीज जो क्लास 11th में जो हमने पढ़ा था, पहले उस पर आ जाते हैं, उसके बाद हम अपना क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी क्लास 11th में, पहला चैप्टर पढ़ा था वेरी फर्स्ट, वो था सेट्स। और सेट्स का जो डेफिनेशन, एक सिंपल वाला डेफिनेशन बनाया गया था, वो क्या था, सेट्स क्या होते हैं, सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने वहां पर क्या डेफिनेशन लिखी थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये डेफिनेशन हमने क्लास 11th में सीखी थी, और इसमें हमने कहा था कि कुछ पर्टिकुलर टाइप का ऑब्जेक्ट हमने कलेक्ट किया है जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है, और उनको हमने एक सेट बना दिया था। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या लिया था, याद है आपको, जैसे मैं कोई एक सेट बनाता हूं, सेट ए, ये है सेट किसका, वॉवेल्स का इन इंग्लिश अल्फाबेट, कोई सेट ए ई आई ओ यू, और ये याद है मैंने कौन सी फॉर्म लिखी है, याद आया, रोस्टर फॉर्म। ये मैंने सेट्स की कौन सी फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में। तो यहां पर ए ई आई ओ यू क्या है, ये कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सब एक ही बातें हैं, एलिमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी को, कि ये सब के सब क्या लिखे हुए हैं, ये सब के सब लिखे हुए हैं वॉवेल्स, कहां पर, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं ये, ठीक है ना। तो ये इनका हमने एक सेट बना लिया। तो इस तरह से आप सेट्स को पढ़कर आए, और बहुत सारे सेट्स की टर्मिनोलॉजी भी आपने देखी थी। इसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ था, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। रिलेशन एंड फंक्शन जब चैप्टर प्यारे बच्चों स्टार्ट किया था, आपने तो सबसे पहली चीज वहां पर पढ़ी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद आया कुछ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपने क्लास 11th में कहीं ना कहीं पर पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था वहां पर प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह से होता था, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई एक सेट है ए, कोई एक सेट है ए, और ये कुछ इस तरह से ए बी सी, है ना, ऐसे, और कोई एक सेट है बी, ये कोई सेट है मेरे पास ऐसे एक्स वाई और जेड, ओके, इस तरह से। तो हम वहां पर इन दोनों सेट का प्रोडक्ट कराते थे, और प्रोडक्ट कराकर इनके ऑर्डर पेयर बना लेते थे, है ना। और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, याद करते जाओ, क्लास 11th की बातें चल रही हैं अभी, पहले स्टार्टिंग में ए क्रॉस बी, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ये भी क्या होता था, सेट किसका, ऑर्डर पेयर का। अब ऑर्डर पेयर क्या होते थे, पहले हमने ए का मल्टीप्लाई कराना है एक्स से, प्रोडक्ट कराना है एक्स से, तो हम इनका ऑर्डर पेयर बनाते थे ऐसे, ए एक्स ऐसा, और ये ए एक्स क्या कहलाएगा, ये चीज क्या है, एक ऑर्डर पेयर है बच्चों, क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद फिर से ए का हम किससे कराएंगे, अब वाई से प्रोडक्ट कराएंगे, तो हम ए क्रॉस नहीं लगाते थे। अब आपको याद होगा कि हम वहां पर ऑर्डर पेयर बना लेते थे, तो ए और वाई ऐसा, ठीक है। फिर से ए जेड, ये भी ठीक है। इसके बाद फिर बी का बनाते थे, तो बी वाई, बी का वाई से प्रोडक्ट कराते थे। फिर बी का पहले सॉरी एक्स से कराओ, वाई से ना कराकर पहले किससे कराना है, एक्स से कराओ। ऑर्डर पेयर आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सीक्वेंस में ही लिखना चाहूंगा, बी वाई ऐसे लिख लिया, ओके। फिर इसके बाद बी जेड, बी जेड लिख लिया, ओके। फिर इसके बाद इनका प्रोडक्ट्स अब सी का कराना है, सी का कराओ, तो पहले सी का कराओगे एक्स से, फिर सी का किससे कराओगे, वाई से, फिर सी का किससे कराओगे, जेड से, ओके। इस तरह से हम क्या करते थे, ऑर्डर पेयर बना लेते थे, और इन ऑर्डर पेयर का भी हम क्या बना देते थे, एक सेट, और जिसको आप क्या कहते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये दो चीजें हैं जो आपने क्लास 11th में सबसे पहले पढ़ी थी। एक तो सेट्स क्या होते हैं, कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, और दूसरी चीज पढ़ी थी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट्स का प्रोडक्ट, जिसमें
एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से प्रोडक्ट तो कराया जाएगा, लेकिन उसको पेयर की फॉर्म में लिखाया जाएगा। और उसको हम पढ़ेंगे ऐसे कि ए प्रोडक्ट, जैसे यहां पर ए प्रोडक्ट एक्स, बी प्रोडक्ट वाई, इस तरह से पढ़ेंगे। ए प्रोडक्ट जेड है ना, बी प्रोडक्ट वाई, बी प्रोडक्ट जेड, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ओके, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब प्यारे बच्चों आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज पर, जिसकी हमें इसमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज जो प्यारे बच्चे सब पढ़कर आए हैं, वो है रिलेशन। कौन सा वाला टॉपिक पढ़कर आए हो आप? रिलेशन पढ़कर आए हो। रिलेशन की डेफिनेशन मैं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा हूं, रिलेशन की डेफिनेशन, है ना। तो रिलेशन हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन आपको याद आ गया होगा कि रिलेशन क्या होता था? रिलेशन सबसेट होता था। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसी भी गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो होता है वो उसके दोनों सेट के एलिमेंट का आपस में रिलेशन दिखाता है। दोनों सेट के एलिमेंट का आपस में क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहां पर मैंने लिखा कोई एक सेट है 1 2 3, ये कोई एक सेट है। ओके, इस तरह से। और मैंने एक कोई और दूसरा सेट लिखा B, है ना, और वहां पर मैंने लिखा 1 और 4 और 9, ऐसा। ठीक है, ऐसे कोई एक सेट लिख लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, इनका पहले तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो। ध्यान से पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो, फिर हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन क्या होता था। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा रिलेशन क्या होता था। तो पहले तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखवाओ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले ऑर्डर पेयर लिख लें 1 1, है ना, और क्या आएगा 1 4 आएगा, और क्या आएगा 1 9 आएगा, और क्या आएगा 2 1 आएगा, और क्या आएगा 2 4 आएगा, और क्या आएगा 2 9 आएगा, और क्या आएगा 3 1, इसके बाद 3 4, और इसके बाद 3 9, ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान से सुनिए क्या बात चल रही है। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये रिलेशन नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मैं कुछ ऑर्डर पेयर को निकाल रहा हूं बाहर, कुछ एलिमेंट्स को बाहर निकाल रहा हूं और उनका एक सेट बना दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, मैंने यहां से निकाल लिया। मेरा मन किया, मैंने निकाला 1 1 को निकाल लिया, और मेरा मन कर रहा है मैं 2 4 को निकालना चाहता हूं, तो मैंने 2 4 को निकाल लिया इसमें से, और मैंने 3 9 को निकाल लिया, और मैंने किसको निकाल लिया? 3 9 को निकाल लिया, ऐसे। ये भी बात सही है। अब मैंने क्या किया, A क्रॉस B जो एक सेट है, उस सेट के कुछ एलिमेंट बाहर मैंने लिख लिए, और इस सेट का मैंने नाम रख दिया क्या? R। क्या नाम रख दिया? R। अब आपने याद होगा, आपको जब आपने सेट चैप्टर पढ़ा था तो वहां सबसेट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सबसेट। सबसेट क्या होते थे कि जो हमारा मेन सेट है उसके कुछ एलिमेंट उसके सबसेट में रहते हैं। तो ऐसे आप देखो कि ये जो A क्रॉस B जो सेट है, इस A क्रॉस B सेट के कुछ एलिमेंट R में है या नहीं है? आंसर है हाँ है। तो इसका मतलब R क्या है? R है सबसेट। R इज सबसेट। यहां पर लिख देता हूं, R इज सबसेट ऑफ किसका? A क्रॉस B का। ठीक है, और ये जो R है वो एक्चुअल में दिखाता क्या है सर? एक्चुअल में जो R है वो A सेट और B सेट के एलिमेंट के बीच का रिलेशन दिखाता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो 1 1 है ये एक रिलेशन दिखा रहा है? तो आंसर है हाँ, ये एक रिलेशन दिखा रहा है। 2 4 एक रिलेशन दिखा रहा है? आंसर है हाँ, एक रिलेशन दिखा रहा है। 3 9 एक रिलेशन दिखा रहा है? तो आंसर है हाँ, ये एक रिलेशन दिखा रहा है। कैसे? यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, 1 का रिलेशन है किसके साथ? 1 के साथ, है ना। 2 का रिलेशन है किसके साथ? 4 के साथ। 3 का रिलेशन है किसके साथ? 9 के साथ। और ये रिलेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर हमें लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R जो है उसके अंदर क्या लिखे हुए हैं? ऑर्डर पेयर। ऐसे लिखे हुए हैं। ये जो लिखे हुए हैं 1 1, वो क्या लिखे हुए हैं? इस तरह के ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं A B, सच दैट कि वहां पर जो वहां पर B लिखा हुआ है वो क्या है? जो वहां पर B लिखा हुआ है वो किसका स्क्वायर है? A का स्क्वायर। B वहां पर किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? A का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये वाली बात ठीक है बच्चों? B किसका स्क्वायर है? A का स्क्वायर है। और इसमें से जो A सेट है, जो A वाले एलिमेंट हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट A को। और जो B वाले एलिमेंट हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट B को।
इस तरह से ये रिलेशन दिया हुआ है, हाँ या ना। तो आप देखो ध्यान से, हमारा जो सेट है ए और बी, उनमें ये वाली बात फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। हमारा जो सेट है आर, जो आर रिलेशन है, ये कौन से सेट में से लिया गया है, ए सेट। कौन सा लिया गया था हमने, ए सेट 1 2 3 लिया था हमने, और जो बी सेट था हमारा वो हम क्या लेकर चले थे, 1 4 और 9, यही तो लेकर चले थे बच्चों, है ना। 1 4 और 9 ये लेकर चले थे। तो ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो आप ध्यान दो, यहां पर 1 2 3 लेकर चले हैं हम ये, और बी सेट हम 1 4 9 लेकर चले हैं। तो अब ए सेट का 1 2 3 और बी सेट का 1 4 9, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट बनाया गया, जिसका हमने क्या नाम रखा, आर। और आर क्या कहलाएगा, रिलेशन। किस किस का, ए सेट का बी सेट के साथ क्या है, रिलेशन। और ये रिलेशन कैसे बनाया जाएगा, एक्चुअल में ये रिलेशन किसको शो कर रहा है, तो मैंने कहा कि यहां पर जो भी ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं आर के अंदर, वो एक्चुअल में क्या है, ए और बी की फॉर्म में है। ए ऑर्डर पेयर बी, है ना, किस फॉर्म में है, ए ऑर्डर पेयर बी की फॉर्म में है ये सारे के सारे। और यहां पर जितने भी बी हैं, जितना भी बी लिखा हुआ है, वो क्या शो कर रहा है, ए के स्क्वायर को। जो भी बी है वो किसको शो कर रहा है, ए के स्क्वायर को। जो भी बी है वो किसको शो कर रहा है, ए के स्क्वायर को, ठीक है ना। तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि यहां पर जो रिलेशन हमारा है, वो रिलेशन एक्चुअल में क्या है कि बी जो है वो ए स्क्वायर को शो कर रहे हैं, और सच दैट जो जितने भी ए वाले एलिमेंट लिखे गए हैं, जो भी ए, जो हमारा ए और बी का जो ब्रैकेट है, जो ऑर्डर पेयर है, उसमें जो भी ए लिखा जा रहा है वो ए वाले सेट में से लिए जा रहे हैं, और जो बी लिखा जा रहा है वो कहां से लिए जा रहे हैं, बी वाले सेट में से लिए जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन की कुछ डेफिनेशन वहां पर पढ़ ली थी क्लास 11th में, ये क्लास 11th में पढ़ ली थी, ये तो मैं बस एक रिवाइज करा रहा हूं आपको। तो ठीक है, ये हो गया आपका तीन बातें प्यारे बच्चों हो चुकी। एक तो हो गई आपकी सेट की बात, सेट्स क्या होते हैं, सेट से सेट, दो सेट के प्रोडक्ट कराते हैं तो फिर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम एक सबसेट लिख देते हैं तो वो एक रिलेशन को शो करता है, ए और बी सेट के एलिमेंट्स के आपस के रिलेशन को शो करता है, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन, ओके। तो ये हो गई तीन बातें, सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन। अच्छा, अब प्यारे बच्चों अब हम आते हैं आगे, अपनी मेन नेक्स्ट चीज पर आते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि चलो, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई एक सेट है, एग्जाम्पल के लिए 1 2, ऐसा कोई एक सेट है, ठीक है। और मैं आपको बोलूं इसका पावर सेट लिखकर दिखाओ। सॉरी, मैं पावर सेट की जगह मैं ये कहना शुरू किया मैंने पहले कि इसके सारे सबसेट लिखकर दिखाओ, जितने आप सबसेट लिख सकते हो। तो आपने कहा वो तो आसानी से लिख देंगे। सबसे पहला सबसेट क्या होगा, 5। सीख कर आए हो ना क्लास 11th में, 5 सबसे पहला तो 5 सबसेट होगा, सबका सबसेट होता है 5, ठीक है ना। फिर 1, फिर 2 लिखोगे ऐसे, है ना, और फिर क्या लिखोगे 1 और 2 ऐसे, है ना। तो ये 5 सबका सबसेट होता है, तो ये हमारा इनिशियल सबसे पहला सबसेट मिलता है। और ये वाला ये खुद अपने आप में पूरा एक सेट होता है, ए सेट, है ना। ये कौन सा सेट है हमारा, ए सेट है। तो जो हमारा यहां पर जो एक्सट्रीम वाले जो सेट होते हैं, एक तो ये वाला सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, और एक ये वाला सेट जो कि कंप्लीट सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाले जो सबसेट होते हैं, अगर हम इनके रिलेशन बनाएं तो हमें दो तरह के रिलेशन इसका मतलब देखने को मिलेंगे। एक तो वो वाला रिलेशन देखने को मिलेगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एक वो वाला रिलेशन भी हमें देखने को मिलेगा जिसमें कंप्लीट खुद में सेट कंप्लीट सेट कवर हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो टाइप के रिलेशन हमें मिलने वाले हैं। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो बच्चों ध्यान से सुनो, मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर एक कोई सेट है, मान लो 1 2, है ना, और एक कोई बी सेट है, मान लो कुछ भी एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया यहां पर कुछ भी ले लो, 1 3 ले लो, है ना, ऐसे ले लिया, जो आपके मन में आता वो ले लो एग्जाम्पल के लिए सिर्फ। तो A क्रॉस B अगर हम निकालें इन दोनों का, A क्रॉस B, तो इनका आंसर आपको पता है 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 2 1 आएगा और 2 3 आएगा, है ना। तो ये तो हमने सेट लिख लिया, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर मैं एक सबसेट बनाऊं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वो ए और बी का क्या कहलाएगा, रिलेशन। ये वाली बात क्लियर है। फिर से स्टार्ट करो, ए और बी दो सेट हैं,
ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है, ये लिख लिया सर हमने स्क्रीन पर। अब इसके बाद ए क्रॉस बी, हमारी जो रिलेशन की डेफिनेशन वो क्या कहती है कि ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन। तो ये बताओ मुझे ए क्रॉस बी के मैं कितने सबसेट लिख सकता हूं। तो सर हाँ लिख देंगे, देखो एक तो हम ऐसा लिख देंगे 5, ठीक है ना। एक हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 1 1 ले लें, ऐसा है ना। ऐसा भी ले लेंगे सर हम 1 3 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं सर हम 2 1 वाला पेयर भी ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सबसेट हो सकता है। और क्या हो सकता है 2 3 हो सकता है ना। फिर हम 2 2 के पेयर ले लें, है ना। फिर हम 3 3 के पेयर ले लें। इस तरह से हम जब करते जाएंगे तो एक पेयर हमारा लास्ट में ये वाला बनेगा हमारा, ठीक है ना। कौन सा वाला बनेगा, 1 1 1 3 2 1 2 3, ये वाला बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो जब आप इस वाले सेट ए क्रॉस बी के सबसेट लिखने चलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर केवल 1 1 वाला, फिर 1 3, फिर 2 1, फिर 2 3, फिर 1 1 और 1 3, फिर 1 3 2 1, मतलब 2 2 वाले लेंगे, फिर 3 3 वाले लेंगे। फिर ऐसे लिखते जाएंगे तो लास्ट सबसेट आप कौन सा लिख रहे होगे, जिसमें सारे पेयर आ रहे होंगे, यानी ए क्रॉस बी खुद में आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जब हम रिलेशन लिखें, अगर हम ए क्रॉस बी के सबसेट लिखें तो वो सबके सब रिलेशन होंगे। तो कितने रिलेशन हो सकते हैं कि, तो आंसर है ये सारे के सारे रिलेशन हैं। लेकिन इनमें से जो एक्सट्रीम वाले रिलेशन हैं, एक्सट्रीम से मतलब सबसे इस वाले कॉर्नर का और सबसे इस वाले कॉर्नर का, वो अपने आप में एक रिलेशन होगा, सच दैट कि ये जो एक्सट्रीम वाला रिलेशन है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और इस तरह का रिलेशन क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन। क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन। ए क्रॉस बी के अगर हम सबसेट लिखें तो बहुत सारे के सारे सबसेट क्या होंगे, रिलेशन ए और बी के। अब उनमें से जो सबसे पहला वाला सबसेट लिखा जाएगा वो 5 से डिनोट किया जाएगा और वो एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। उस रिलेशन का नाम क्या रखा जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। ये बात तो आपको समझ आ रही है, ये सब के सब क्या हैं, ए और बी के रिलेशन है। अब इनमें से जो सबसे पहला वाला है उसका नाम एम्प्टी रिलेशन, और सबसे जो लास्ट वाला है ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि इसमें ए और क्रॉस बी सेट खुद ही पूरा का पूरा आ गया। तो ए क्रॉस बी अगर सेट पूरा का पूरा ही रिलेशन में आ जाता है, वैसे तो हम ये कहते हैं ना रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। लेकिन अगर रिलेशन ऐसा रिलेशन हो जिसमें ए क्रॉस बी कंप्लीट आ रहा हो, तो ऐसे रिलेशन का नाम हम क्या रख देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या नाम रख देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है बच्चों। तो क्लास 12th का जो सबसे पहला टॉपिक आप बच्चों ने पढ़ भी लिया, पढ़ लिया, वो पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। क्योंकि क्लास 12th में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, और टाइप्स ऑफ रिलेशन में बच्चों सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होते हैं सर, रिलेशन in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। या मैं कहूं सिंपली R जो है वो फाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं, जैसे ये कोई एक सेट है, यहां पर एक सेट लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये ए कोई एक सेट है 1 2 3 4, ओके। और उसका हमें एक रिलेशन दिया गया कि यहां पर लिख लेता हूं मैं, एक सेट है 1 2 3 4, ये कोई एक सेट है बच्चों, ठीक है। इस सेट ए से एक रिलेशन निकाला गया, मतलब ए क्रॉस ए से एक रिलेशन निकाला गया होगा, मतलब एक सबसेट बनाया गया होगा, सच दैट उस रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया गया है कि उस रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर लिखे गए वो इस तरह से लिखे गए कि ए में से बी माइनस करें तो आंसर 10 आना चाहिए। ए में से बी माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो अब देखो प्यारे बच्चों, इसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको डेप्थ में, है ना। तो देखो ध्यान सुनना, जैसे हमारे पास ये सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये जो रिलेशन है ये कहां से लिखा गया होगा, तो आंसर है ए क्रॉस ए से लिखा गया होगा। और ए क्रॉस ए में आपको समझ आता है क्या हुआ होगा, ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट रहे होंगे। तो मैं आपको यहां पर थोड़ी देर के लिए केवल डेप्थ में समझाने के लिए ऐसे लिखता हूं कि यहां पर ए को मैं 2 बार लिख लेता हूं, ए सेट को मैं 2 बार लिख लेता हूं, 1 2 3 4, ओके, ऐसे लिख लिया। अब इस ए का इस ए से रिलेशन आप कराओगे तो आपको पता है क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 1 आएगा, है ना, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा। इस तरह से चलता जा रहा होगा बच्चों, है ना, 3 3, है ना, 3 4, ऐसे चलता जा रहा होगा।
4 1 ऐसे चलता जा रहा होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद 4 2 ऐसे, और 4 3 4 4, है ना, ऐसा। तो पहले ये छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में डेप्थ में सीखो, ये क्योंकि आगे जाके चैप्टर में ना लैंग्वेज ज़्यादा आएगी। लैंग्वेज जब ज़्यादा आएगी तो फिर आप कहोगे अरे ये चैप्टर थोड़ा कम समझ आता है, लेकिन अगर मेरा जो रहता है वो सबसे पहले लैंग्वेज को समझो। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज अगर आप सीख गए तो फिर आप समझो सब कुछ आ गया आपको। अब इनका हमें रिलेशन लिखना है। अब इनका रिलेशन हमें ऐसे लिखना है सच दैट कि यहाँ पर जितने भी देखो ये पेयर हैं, ये सारे पेयर ए बी हैं, ये क्या है ए बी। और उसने का रिलेशन में क्या कहा है कि a माइनस बी करके क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो अब इनमें जो रिलेशन में आप ऑर्डर पेयर लिखोगे वो वाले ऑर्डर पेयर लिखोगे सच दैट कि a में से b को माइनस करके 10 आ जाए, ये आपको लिखना है। तो आप इनमें से ढूंढो, ये जो आपने पेयर बनाया है a क्रॉस a का, इस पेयर में से ढूंढो कि a में से b को माइनस करके 10 आ जाता हो। ऐसा कोई पेयर ढूंढो इसमें से जिसमें a में से b को माइनस करके क्या आ जाए, 10 आ जाए। ढूंढो इसमें से कोई मिलता है। अगर आपको कोई मिला क्या, मतलब ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो अगर मैं 4 में से 4 माइनस करूं तो 0 आएगा। चलो फिर से कहीं देख लेते हैं, ये a है ये b है, तो 3 में से 4 माइनस करें तो भी 10 नहीं आएगा, है ना, कुछ और ही आएगा हमारा। अच्छा कहीं और देख लेते हैं, जैसे ये a है ये b है, तो a माइनस बी 10 लाना है, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ भी 10 नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने सब में चेक कर लिया। सब में चेक करने पर हमें क्या मिला कि कहीं पर भी कोई ऐसा a और b का पेयर नहीं लिखा हुआ है जिसमें a माइनस बी करके 10 आ जाता हो। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन में कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा, और जो हमारा रिलेशन है वो कैसा रहेगा, खाली। r इक्वल्स टू क्या आया, 5, और r अगर 5 आया मतलब ये r 5 है, यानी कि ये कैसा रिलेशन है, तो आंसर है ये एक एम्प्टी रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है बच्चों। ये वाली बात क्लियर हो गई। एम्प्टी रिलेशन कैसे कहते हैं, तो अगर हमारे पास कोई एक सेट हो, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे जाने पर उसके बाद उनके सबसेट बनाए जाएं, मतलब एक रिलेशन हमें पता हो, हमें एक रिलेशन गिवन हो, उन रिलेशन के अकॉर्डिंग हम सबसेट बना रहे हों, तो अगर कोई भी एलिमेंट a क्रॉस b का उस रिलेशन में नहीं आ सकता तो वो जो रिलेशन बन के तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा ये तो हो गई एक डेफिनेशन, सबसे पहला टॉपिक। अब इसके बाद बच्चों आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन पर। सेकंड टाइप का जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर मेरे पास कोई एक सेट है, उस सेट का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने पर मैंने एक रिलेशन लिखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट लिखा, मतलब एक रिलेशन लिखा, और उस रिलेशन में अगर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो पूरा का पूरा उठकर आ गया तो मैं क्या कहूंगा कि वो जो रिलेशन लिखा गया वो कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात करूं, एक कोई मेरे पास कोई सेट है, सपोज करो 1 2 3 4, ऐसे ये कोई एक सेट है ना, और यहां पर आर डैश मुझे लिखना है, मतलब एक रिलेशन लिखना है सच दैट कि वो जो रिलेशन मुझे गिवन है वो इस तरह से ए बी सच दैट a माइनस बी किया जाए तो उसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि ये जो रिलेशन लिखा गया होगा वो कहां से लिखा गया होगा, पहली बात तो ये बताओ। तो आप कहोगे सर ये देखो ए सेट को 2 बार लिखा गया होगा, 1 2 3 4 को 2 बार लिखा गया होगा, ठीक है, और 1 2 3 2 बार लिखकर सर जी फिर क्या किया गया होगा, इनका a क्रॉस a किया गया होगा, और a क्रॉस a कराने पर यहाँ पर क्या हुआ होगा, कुछ एलिमेंट आ गए होंगे, फिर उन एलिमेंट में से यहाँ पर ये रिलेशन लिखा गया होगा, ठीक है। अब मैं सारे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अभी पीछे यहां पर लिखे हैं, वो मैं आपको वहीं से दिखा देता हूं। जब a क्रॉस a कराया जाता है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 का a क्रॉस a कराया जाता है तो यहां पर ये एलिमेंट आते हैं, आपको पता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये देखना है, हमें जो रिलेशन बनाना है कि a माइनस बी कराया जाए, है ना, तो उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। a माइनस बी कराने पर मोड मतलब पॉजिटिव आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसमें चेक करवा देता हूं आपको, कहीं पर भी कोई भी ले लो आप, जैसे ये लिया मैंने, ये a है और ये b है। अब 1 में से 4 माइनस करो और इसका आंसर कितना आएगा, -3 का मोड कितना आएगा, +3। आंसर कैसा आया, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और कोई सोच लो, जैसे ये a और ये b, अब a माइनस बी कराओ इसमें, तो
ए माइनस बी कराने पर क्या होगा, तो 4 ए माइनस बी का मोड 4 माइनस 1, तो आंसर कितना आएगा 3। कैसा है, 0 से ग्रेटर है। और कोई नंबर ले लो, जैसे 3 माइनस ये भी ऑर्डर पेयर है ए और बी का, तो कराओ ए माइनस बी का मोड निकालो, तो ए क्या है 3, बी क्या है 3, आंसर कितना आया 0। तो आंसर या तो 0 आ रहा है या 0 से ग्रेटर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशन लिखा जाएगा उस रिलेशन में सारे के सारे आएंगे, ये सब के सब जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर ए क्रॉस ए में, वो सारे के सारे एलिमेंट किस में आएंगे, उस रिलेशन में आएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, हम लिखते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस ए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे डिटेल में अगर लिखना है तो मुझे पहले ए क्रॉस ए लिखना होगा। तो चलो बच्चों लिखवाओ, ए क्रॉस ए क्या होता होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे आएगा। फिर 2 1 2 2 2 3 और 2 4 ऐसे आया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 ऐसे आया होगा। फिर इसके बाद 4 1 4 2 है ना, और 4 2, इसके बाद 4 3 और 4 4, ये सारे। अब हमें क्या करना है, जो रिलेशन लिखना है वो रिलेशन इस तरह से लिखना है सच दैट ए माइनस बी क्या आ जाए, 10 आ जाए, है ना। ए माइनस बी करने पर 10 आए तो सॉरी 0 आ जाए, तो 1 माइनस 1 करने पर 0 आएगा, तो इसका मतलब 1 1 भी आएगा रिलेशन में, ठीक है। 1 माइनस 2 करने पर भी आंसर हमारा उसका मोड 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा, है ना। तो 1 2 भी इसके अंदर लिखा जाएगा। समझ आ रही है बात। जैसे ये ए है ये बी है, तो अगर मैं 1 और 1 माइनस 3 करूंगा और उसका मोड निकालूंगा, है ना, तो आंसर कितना आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा। तो यानी कि 1 और 3 भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि उसने रिलेशन में क्या बोला है कि ए और बी के ऑर्डर पेयर बनाने सच दैट कि ए माइनस बी का मोड निकालने पर आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम सबका चेक कर रहे हैं और सबका चेक कर 1 बाय 1 देख रहे हैं कि वो रिलेशन में लिखा जाएगा ऑर्डर पेयर या नहीं लिखा जाएगा। तो बताओ 2 1 लिखा जाएगा, 1 4 लिखा जाएगा क्या, तो आंसर यहाँ 1 4 लिखा जाएगा। 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, -3 का मोड क्या आएगा, +3, जो कि ग्रेटर 0 है, तो 1 4 भी इंक्लूड होगा। आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि 2 1 2 2 2 3 सारे एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। और क्योंकि सारे के सारे मतलब पूरा ए क्रॉस ए ही कंप्लीट आ गया है, इसलिए इस टाइप के रिलेशन का नाम कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या रहा होगा, इस टाइप के रिलेशन का नाम कोई बच्चा मुझे बता पाएगा कि क्या रहा होगा। तो आंसर है कि इस टाइप के जो रिलेशन जिसमें पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है खुद से उसके सबसेट की फॉर्म में, तो ऐसे रिलेशन का नाम प्यारे बच्चों क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या नाम रखा है हमने, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है बच्चों। इस तरह से तो दो तरह के रिलेशन आपने देख लिए, दो तरह के रिलेशन आपने देख लिए बच्चों। एक तो ऐसा रिलेशन देख लिया जिसमें आपने कहा कि हमने हमारे पास कोई सेट है ए, उसमें ए क्रॉस ए कराने पर अगर हमने रिलेशन लिखा तो ए क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं आया तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट। और फिर हमने दूसरा क्वेश्चन देख लिया, दूसरा टाइप का हमने रिलेशन देख लिया, इसमें हमने ये देखा कि ए क्रॉस ए कराने पर ए क्रॉस ए कराने पर हमने देखा कि जब हम रिलेशन लिखने के लिए चले तो रिलेशन में सारे के सारे एलिमेंट आ गए, तो इस टाइप का जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी की बुक से, और पेज नंबर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, और वैसे तो आपको मिल ही जाएगा, पेज नंबर 2 पर ही है, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 1, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल, ठीक है। ए कोई एक सेट है, किसका सेट है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, ऑफ अ बॉयज स्कूल, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान है, सेट दे दिया हमें, अच्छा। और हमें एक रिलेशन बता दिया उसने कहा ये रिलेशन है सच दैट कि आप इसमें ऑर्डर पेयर बनाएंगे सच दैट कि ए जो है वो सिस्टर होगी किसकी, बी की, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो
शो करिए कि ये एक एम्प्टी सेट है, शो करिए कि ये कैसा सेट है बच्चों, एक एम्प्टी सेट है। तो हाँ, ये तो बिल्कुल एम्प्टी सेट होना ही चाहिए। क्यों एम्प्टी सेट क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर ए जो सेट है वो क्या है, ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल है ना, बॉयज स्कूल है। तो अगर ए क्रॉस ए लिखा गया होगा तो वहां पर जो पेयर आ रहे होंगे है ना, वो बॉयज से बॉयज का पेयर आ रहा होगा, जितने भी आ रहे होंगे वो बॉयज से बॉयज का पेयर आ रहा होगा। क्लियर है ये बात? बॉयज से बॉयज का पेयर आ रहा होगा। और हमें जो रिलेशन लिखना है वो ऐसा लिखना है कि सच दैट, यहां पर कुछ भी ऐसे लिख लो 1 2 1 3 ऐसे कुछ भी है ना, तो वहां पर हमें जो रिलेशन लिखना है वो ऐसा लिखना है कि सच दैट कि वहां पर अगर हम पेयर बनाएं तो ए वाला जो लिखा जाए वो बी वाले का क्या होना चाहिए, सिस्टर होना चाहिए। अब बॉयज में सिस्टर तो हो नहीं सकता, बॉयज वहां तो जो सेट है ए क्रॉस ए में वो तो बॉयज के सेट हैं, उसमें सिस्टर तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए का अगर कोई भी एलिमेंट यहां पर लिखना चाहूं तो मैं नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब जो मेरा रिलेशन है वो क्या होगा, फाई होगा। क्लियर है ये बात? तो क्योंकि वो जो रिलेशन बनाना था उसमें ए जो लिखा जाए वो बी का सिस्टर होना चाहिए, और वो हो नहीं सकता क्योंकि ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो सबके सब क्या होंगे, दोनों ए भी बॉय होगा और बी भी बॉय होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि आर कैसा सेट है, एक एम्प्टी सेट। देयरफॉर आर इज एम्प्टी सेट। ठीक है, आर इज एम्प्टी सेट। ये मैंने यहां पर B1 B2 ऐसी रैंडम लिख दिए सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वहां पर बॉयज रहे होंगे। ओके, अच्छा, अब एक और सेट हम लेकर चलते हैं। इसी में ही एक और सेट हमें गिवन है कि सेकंड पार्ट करके कर लेते हैं इसको। ए एक सेट है ऑल स्टूडेंट इन द बॉयज स्कूल, है ना। क्या सेट गिवन है हमें? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, ऑल स्टूडेंट ऑफ द बॉयज स्कूल। ठीक है, ये एक हमें सेट गिवन है। ओके, अच्छा, इस सेट के से हमें एक रिलेशन भी गिवन है। एक तो हमें पार्ट प्रूफ कर दिया हमने एम्प्टी वाला, ये वाला तो हो गया। अब एक और रिलेशन गिवन है, इसको भी लिख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, है ना। डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो चलो हम लिख लेते हैं। तो रिलेशन है हमारे पास, ए और बी के पेयर बनाने हैं सच दैट जो हाइट है ना, बिटवीन ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन, है ना। यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, डिफरेंस। यहां पर क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है। तो यहां पर डिफरेंस लिख देता हूं, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी लेस देन 3 मीटर। कितनी दे रखी है, लेस देन 3 मीटर। अब आप ये सोचो क्या किसी की हाइट 3 मीटर हो सकती है किसी भी बॉयज की? पहले तो ये सोचो। तो आंसर है कि अगर हम ए क्रॉस ए लिखें अगर हम तो जो भी लिखे जाएंगे ए क्रॉस ए, उसमें जो ऑर्डर पेयर होंगे उसमें दोनों बॉयज लिखे होंगे, है ना। क्या लिखे होंगे, दोनों बॉयज लिखे होंगे। जैसे B1 B2 रहा होगा, कुछ B1 B3 रहा होगा, ऐसे करके वहां पर ऐसे पेयर रहे होंगे कुछ बॉयज के। अब बॉयज, किसी भी बॉयज की जो हाइट है ना, उनका अगर डिफरेंस निकाला जाए तो ये यूजुअल है, ये नेचुरल है। आपको पता है कि हाइट का डिफरेंस 3 मीटर तो हो नहीं सकता। बॉयज की जो हाइट रहेगी वो 5 फुट 4 फुट 3 फुट ऐसे रहेगी, तो मीटर में तो आ नहीं सकता आंसर हमारा जो डिफरेंस का होगा, है ना। 3 मीटर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी बॉयज हैं, जितने भी यहाँ पर पेयर लिखे होंगे, उन सारे के सारे पेयर में हाइट का अगर डिफरेंस निकाला जाएगा तो वो लेस देन 3 मीटर ही आएगा, 3 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम यहां पर क्या देखेंगे कि जब हम आर डैश लिखेंगे ना बच्चों, अपना रिलेशन लिखेंगे, तो उसमें सारे एलिमेंट आ रहे होंगे, B1 B2, है ना, केवल एग्जाम्पल के लिए B1 B3, है ना। ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे इस रिलेशन में आ रहे होंगे, क्योंकि यहां पर इन दोनों बॉयज की जितने भी बॉयज हैं
ए और बी जो की फॉर्म में जो लिखे हुए हैं, उनकी हाइट का डिफरेंस ऑलवेज लेस देन 3 मीटर ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हाइट का डिफरेंस 1 फुट का होगा या कुछ इंचीज का होगा, 3 मीटर से तो लेस ही रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी बॉयज लिखे होंगे ए और बी की फॉर्म में, वो रिलेशन में सारे के सारे आ रहे होंगे। अब क्योंकि पूरा का पूरा ए क्रॉस ए सेट रिलेशन में आ गया है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि आर डैश जो है वो कैसा रिलेशन है, इज यूनिवर्सल, कैसा, यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा रिलेशन प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन। ये वाली बात क्लियर हो गई, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो दो टाइप के आपके सेट हो गए, कौन कौन से, एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रूफ हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ रिलेशन में आगे की तरफ चलते हैं। तो एक और टाइप का रिलेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट वाला रिलेशन है, उसको हम पढ़ लेते हैं, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है। तो वो कहता है आ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा कब, जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अब रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा, उसकी हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि कोई भी सेट रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब हमारे रिलेशन में ए और ए का रिलेशन हो। ठीक है, अच्छा, सिमेट्रिक कब होता है, जब वहां पर हमारा जो ऑर्डर पेयर आ रहा हो, अगर A1 और A2 का ऑर्डर पेयर आ रहा है तो वहां पर A2 और A1 का भी ऑर्डर पेयर आ रहा हो, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है, सिमेट्री बन रही है वहां पर। ठीक है, और ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, ट्रांजिटिव वो तब कहलाएगा जब हमारे रिलेशन हमने लिखा, रिलेशन हम कहां से लिखते हैं, जैसे हमारे दो सेट हैं ए और बी, है ना, उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे ए क्रॉस बी, उस ए क्रॉस बी का हम सबसेट लिखेंगे। और अगर सबसेट लिखने पर अगर हमारे पास जैसे A1 और A2 आ रहा है तो वहीं पर A2 और A1 भी आना चाहिए, तो हम कह देंगे सिमेट्रिक है। अगर A1 A2 आ रहा है, A2 A3 आ रहा है, तो A1 A3 भी आ रहा होगा, है ना, A1 A2 आ रहा है, A2 A3 आ रहा है, तो अगर A1 A3 भी आ रहा होगा तो हम क्या कह देंगे, वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो ये तीन टाइप के अगर रिलेशन प्रूफ हो गए किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन के लिए, तो हम क्या कह देंगे कि वो रिलेशन कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है बच्चों? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर एक सेट लिखता हूं 1 2 3, ये मैंने एक सेट लिखा और इस सेट में इसका मैंने A क्रॉस A लिखा। ठीक है, A क्रॉस A क्या रहा होगा, इसका 1 1 1 2 1 3 2 1 और 2 2 2 3 ऐसे रहा होगा इसका A क्रॉस A। और फिर इसके बाद 3 1 3 2 3 3 ऐसे। ये क्या आ गया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक रिलेशन लिखा गया, उस रिलेशन में कुछ एलिमेंट लिखे गए इस तरह से, जैसे 1 1 2 2, इसमें से 3 3, ये एलिमेंट हमने ले लिए, है ना। 1 1 ले लिया, इसमें से ये सबसेट ही तो बनाना है, 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया। और हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया 1 2, है ना, और हमने यहाँ पर 2 1 ले लिया, हमने 2 3 ले लिया, ऐसा ले लिया, और हमने 1 3 ले लिया, ऐसा। ठीक है, और हमने और क्या ले लिया, अच्छा इस तरह से हमने कुछ सेट ले लिए। अच्छा, अब इस सेट में अब आप ध्यान दो कि इसमें से ये जो रिलेशन है, इसमें से कौन कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। ये जो रिलेशन है इसमें 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है ना। ये सब के सब एलिमेंट हैं इस रिलेशन के। तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी ए हैं, है ना, यहाँ पर जैसे ये जो हमारा सेट है ए, उसमें 1 2 3 आ रहा है ना, ये सब ए मान लो, पहले क्या मान लो, ए। तो यहाँ पर ए के सारे पेयर एलिमेंट हैं रिलेशन आर के, है ना, जैसे 1 1 2 2 3 3 ये सब हैं। तो आप क्या कहोगे कि ये जो रिलेशन है हमारा, ये कैसा रिलेशन है। तो इसकी कंडीशन हमने पढ़ी है कि जब भी सारे ए एलिमेंट हो आर के, है ना, फॉर एवरी एलिमेंट ए इन सेट ए,
तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो आप मुझे देखकर ये बताओ कि यहां पर सब 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है इस रिलेशन में, तो इसका मतलब ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव। कैसा है भाई प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव है। ध्यान रखोगे ये कंडीशन कि ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो ये हमने यहां पर लिख लिया कि ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अब एक बात हो गई है। अब दूसरी बात ये कि हमने देखा यहां पर कि 1 2 आ रहा है, यहां पर एक और चीज लिख लेते हैं हम। यहां पर हमने लिख लिया एग्जाम्पल के लिए सिर्फ यहां पर हमने लिख लिया 2 1, है ना, 2 1 लिख लिया, और 3 2 लिख लिया, और हमने 3 1 लिख लिया, ऐसे ये हमने सब लिख लिए। ओके, अब आप ध्यान दो, जैसे यहां पर 1 2 आ रहा है, 1 2 एलिमेंट है ना आर का, 1 2 अगर एलिमेंट है आर का, तो आप देख रहे हो कि 2 1 भी एलिमेंट है आर का, और वहां पर ऑल्सो हम क्या देख रहे हैं कि अगर 1 2 एलिमेंट है तो 2 1 भी एलिमेंट है किसका, आर का। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर ए बी एलिमेंट है आर का, तो इसका उल्टा बी ए भी एलिमेंट है किसका, आर का। और अगर ऐसा हुआ तब हम क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये हमारा कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिकल रिलेशन है ना। तो ये कैसा है, सिमेट्री रखता है, ठीक है ना। तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि ए बी हो और बी ए हो, तो दोनों अगर मतलब A1 A2 है और A2 A1 भी है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिख देते हैं, ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक। क्लियर है। अच्छा, और भी और चेक कर सकते हो, जैसे यहां पर 1 3 लिखा हुआ है, आप देख रहे हो यहां पर जैसे 1 3 लिखा हुआ है, यहां पर 1 3, तो 3 1 भी होना चाहिए, 3 1 भी है ना। तो 1 3 और 3 1 दोनों है ना, जैसे, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, सिमेट्रिक है। अब जैसे यहां पर 1 2 लिखा हुआ है, तो यहां पर 2 1 भी है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, सिमेट्रिक है। क्लियर है बच्चों। तो अगर हमारे पास ए बी है और बी ए बी है, दोनों एलिमेंट है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, सिमेट्रिक। अच्छा, अब तीसरी चीज, जैसे हमारे पास यहां 1 2 है और 2 का रिलेशन 3 से है, तो फिर हमने देखा कि 1 का 3 से भी रिलेशन है ना। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि 1 2 एलिमेंट है आर का, एंड ऑल्सो 2 3 एलिमेंट है आर का, ये भी एलिमेंट है आर का। तो 1 2 है, 2 3 है, तो फिर 3 1 भी वहां पर ऑल्सो एलिमेंट है किसका, आर, या सॉरी 1 3 एलिमेंट है किसका, आर का। तो आप क्या कहोगे उस केस में, कहोगे कि देखो ये चीज किसको फॉलो कर रही है कि वहां ए बी है और फिर बी सी है। अगर ए बी, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, एंड ऑल्सो अगर ए का रिलेशन सी से हुआ, तो उस केस में वो जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। कैसा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर आप कोई भी रिलेशन लिखते हो, जैसे हमने यहां पर लिखना शुरू किया किसी सेट के लिए, ये कोई एक सेट है ए, इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, इसमें से एक सबसेट बनाया, यानी कि इसके कुछ एलिमेंट हमने लिख लिए। अच्छा, तो जब हमने कुछ एलिमेंट लिखे तो इसमें हमने देखा कि ऐसे वाले पेयर बन रहे हैं सारे, ए एलिमेंट है आर का, तो हमने क्या नाम रख दिया, रिफ्लेक्सिव। फिर हमने देखा कि जब इसके इस रिलेशन में अगर ए बी कहीं आ रहा है तो बी ए भी आ रहा है, तो हमने क्या क्या कि ये क्या है, सिमेट्रिक रहा होगा। तो फिर हमने फिर तीसरे वाली चीज हमने ये देखी कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से भी है, तो ये कैसा है, ट्रांजिटिव। तो ये हमारे रिलेशन के टाइप हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों। अब इन्हीं पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, वहां से हम अपनी बातों को क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई एक सेट है, सबसे पहले एक सेट लिख लिया, टी एक सेट है किसका, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, हमें एक तो सेट पता होना चाहिए सबसे पहले, उस सेट से अब एक रिलेशन लिखा जाएगा। रिलेशन हमें क्या लिखना है, हमें पेयर बनाने हैं दो ट्राइंगल के, T1 और T2 के, सच दैट कि T1 जो है वो कॉन्ग्रेंट होना चाहिए किसके, कॉन्ग्रेंट होना चाहिए किसके, T2 के। ठीक है बच्चों। और हमें ये शो करना है
कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन ये तब शो हो पाएगा जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम किसको शो करेंगे, रिफ्लेक्सिव को। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं रिफ्लेक्सिव के बारे में। अब रिफ्लेक्सिव में हम जो पेयर बनाएंगे उसमें जैसे हमारा पहला पेयर हमने देखा कि हमने बनाया T1 T1, जैसे हमने ये पेयर बनाया T1 T1। अब कोई भी जो ट्राइंगल है वो अपने आप के तो कॉन्ग्रेंट होगा ही होगा, ऑलवेज होगा या नहीं होगा, कोई भी ट्राइंगल अपने आप के तो कॉन्ग्रेंट होगा ही होगा। तो इसका मतलब जितने भी T1 T1 हैं, है ना, वो सब क्या हैं, एलिमेंट रहे होंगे किसके, रिलेशन R के, है ना। ये बात क्लियर है ना। हमें क्या करना था, ऑल ट्राइंगल का प्लेन दे रखा है, हमें ऑल ट्राइंगल दे रखे हैं प्लेन में, उनमें से हमें क्या करना है, एक रिलेशन बनाना है सच दैट कि जो ऑर्डर पेयर बनाया जाए वो ऑर्डर पेयर में ए और बी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। तो मैंने ए की जगह भी ट्राइंगल 1 लिख दिया, बी की जगह भी ट्राइंगल 1 लिख दिया, और दोनों T1 जो ट्राइंगल 1 है वो अपने आप के तो कॉन्ग्रेंट होगा ही। तो यानी कि जितने भी T1 T1 के पेयर हैं वो सब इस रिलेशन में आ रहे होंगे। तो हम कहेंगे कि यहां से जो हमारा ए है वो क्या है, सब रिलेशन एलिमेंट हैं किसके, रिलेशन R के। और यहां पर जो ए जो लिया गया है वो किसके एलिमेंट लिए गए हैं, ट्राइंगल T में से, जो ये सेट गिवन है T उसमें से लिए गए हैं, है ना, फॉर ऑल एज एलिमेंट टू T, है ना। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, इस तरह से लिख देंगे कि ए एलिमेंट है R का फॉर ऑल, जितने भी वहां पर ए लिए जाएं किसमें से, ट्राइंगल जो सेट्स हमें गिवन है T में से, ठीक है ना। तो T1 T1 आपस में आ जाएंगे जितने भी हैं, T1 T1 T2 T2 T3 T3, ये सब क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। इसी तरह से हम देखें सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक वाली चेक करो, तो सिमेट्रिक का हम चेक करते हैं अगर, तो आप ये देखो ध्यान से कि अगर मैंने यहां पर लिखा T1 और T2 का पेयर है, अगर मैंने ये एलिमेंट लिखा R का, इस बात का मीनिंग क्या होगा, इस बात का मीनिंग ये होगा कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। इस बात का मीनिंग समझ आता है आपको। अगर मैंने T1 T2 लिख दिया, इस बात का मतलब क्या होगा कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू, किससे कॉन्ग्रेंट होगा, कॉन्ग्रेंट टू T2, है ना। ये इसका मीनिंग होगा। हमारा जो रिलेशन गिवन है वो यही है कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। ओके, तो हम कहेंगे कि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है, इससे ये पता चलता है कि T2 भी कॉन्ग्रेंट रहा होगा T1 के। T1 अगर T2 के कॉन्ग्रेंट है तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रेंट रहा होगा। तो वहां से हम कह सकते हैं कि T2 इज कॉन्ग्रेंट, T2 इज क्या, कॉन्ग्रेंट टू T1। और यहां से क्या बात पता चलती है कि T2 और T1 ये दोनों ही क्या रहे होंगे, एलिमेंट रहे होंगे। ये वाला ऑर्डर पेयर भी वहां एग्जिस्ट कर रहा होगा रिलेशन में, है ना। तो आप देखो कि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है तो वो एलिमेंट रहा होगा इस रिलेशन का। तो देन इट इंप्लाइज दैट, या फिर सिंपली मैं इस तरह से लिख देता हूं कि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है, ये एलिमेंट, अगर ये हमारा ऑर्डर पेयर बन रहा है रिलेशन में, तो वहां पर ऑल्सो ये रिलेशन भी बन रहा होगा कि T2 T1 क्या रहा होगा, कॉन्ग्रेंट, T2 T1 के कॉन्ग्रेंट रहा होगा, और वो भी इस रिलेशन का क्या रहा होगा, एलिमेंट रहा होगा। तो अगर T1 T2 एलिमेंट है रिलेशन का, T2 T1 भी एलिमेंट है रिलेशन का, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर ये प्रूफ हो रहा है कि A1 A2 एलिमेंट है R का, एंड ऑल्सो A2 A1 भी एलिमेंट है R का। देयरफॉर वी कैन से कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये सब क्या है, ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव समझो। ट्रांजिटिव में हमने क्या कहा कि मान लो हमारे पास 3 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है T1, एक और दूसरा ट्राइंगल है T2, और एक तीसरा ट्राइंगल है T3। तो हमने कहा कि T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के। अगर मैंने ये पेयर बनाया इस रिलेशन में, तो इसका मतलब T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के, एंड T2 कॉन्ग्रेंट है T3 के। अगर मैंने ये वाला पेयर बना दिया इस रिलेशन में, तो इसका मतलब होगा T2 कॉन्ग्रेंट है T3 के।
और यहां से क्या बात रिप्लाई होती है कि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रेंट है तो T1 T3 के कॉन्ग्रेंट रहा होगा, हाँ या ना। तो यहां से क्या इंप्लाई होता है कि T3 और T1 भी कॉन्ग्रेंट रहे होंगे, ये भी एलिमेंट रहा होगा R का। तो हम क्या कहेंगे कि अगर A1 A2 एलिमेंट है R का एंड यहां पर A2 A3 एलिमेंट है R का, एंड देन इफ वहां पर इफ यहां पर क्या लिखूं मैं, इफ A1 A3 भी एलिमेंट है R का, देन हम कह सकते हैं देन रिलेशन R कैसा होगा, ट्रांजिटिव। देन रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है, ये बात आ गई समझ में, इस तरह से आप लिखोगे। तो फिर से अगर मैं कहूं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो आप कैसे कहोगे कि अगर ये ट्राइंगल T1 है ना, तो ये अपने आप अपने ही तो कॉन्ग्रेंट होगा ही होगा। तो यानी कि अपने कॉन्ग्रेंट होगा, इस बात का मतलब कि जितने भी T1 के पेयर हैं वो सब एलिमेंट रहे होंगे R के, इसलिए ये कैसा रहा होगा, रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। फिर इसके बाद दूसरा कि सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो हम कहें कि अगर एक ट्राइंगल T1 कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल T2 के, किसके कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल T2 के कॉन्ग्रेंट है, तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब T2 T1 के कॉन्ग्रेंट रहा होगा। तो यानी कि अगर A1 A2 रिलेशन का पेयर ऑर्डर पेयर है तो A2 A1 भी ऑर्डर पेयर एक रहा होगा रिलेशन का। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रहा होगा। और सिमिलरली फिर हमने देखा तीसरा ट्रांजिटिव कि अगर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है और ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 3 भी कॉन्ग्रेंट रहे होंगे, इसलिए ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। और क्योंकि ये तीनों हैं, यानी रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, इसलिए ये जो गिवन रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है, क्या लिख दें, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह से, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशन के टाइप। तो फिर से एक बार ले चलता हूं आपको। आज आपने जो सबसे पहला पढ़ लिया है वो पढ़ा है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिनमें कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब सबसेट बनाते हैं तो कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। फिर आपने देखे हैं इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने एग्जाम्पल देख लिया। इसके बाद आपने इक्विवेलेंस रिलेशन देखे। इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 टाइप होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों को कोई रिलेशन फॉलो कर रहा है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, जिसमें से रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए एलिमेंट होगा R का, ठीक है। और दूसरा, या A1 A1 कह लो, वो एक ही बात है। अच्छा, दूसरा A1 A2 अगर एलिमेंट है R का, तो अगर A2 A1 भी एलिमेंट है अगर उस रिलेशन में, तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिक होगा। अगर A1 A2 एलिमेंट है रिलेशन R का और A2 A3 रिलेशन है एलिमेंट R का, है ना, एलिमेंट है उसमें R में, तो हम कहेंगे अगर A1 और A3 भी हुआ तो वो जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। उस केस में हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है, गिवन रिलेशन, वो कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एग्जाम्पल नंबर 3 से आगे देखेंगे, और ये है आपका इन्फिनिटी बैच। और इन्फिनिटी बैच क्लास 12th की जो टाइमिंग होती है वो है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से अभी यहाँ पर पूछ सकते हैं। 5 मिनट के अंदर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 5 मिनट में आपके क्वेश्चंस सारे, जितने भी एनसीईआरटी के पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इन्फिनिटी बैच के अंदर, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी रिलेशन में, कोई डाउट है तो वो भी आप मेरे से अभी आप पूछ सकते हैं।
सर हर एक विवेक सिंह, सर हर एक सेट का फर्स्ट सबसेट फाई क्यों होता है? देखो एवरी सेट, ये आपने क्लास 11th का बैच अभी चल रहा है, ये मंडे होता है, ट्यूसडे और फ्राइडे होता है। तो वहाँ पर अभी सेट चैप्टर चल रहा है। अगर आपको सेट चैप्टर में ये डाउट है जो आप पूछ रहे हो, सेट चैप्टर का डाउट है क्लास 11th में, तो वहाँ पर अभी सबसेट स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सबसेट क्या होता है ना, और सबसेट में पहला एलिमेंट फाई क्यों लिया जाता है ना। तो पहले तो आप सबसेट समझो और उसके बाद फिर से यूनिवर्सल रिलेशन को फिर से डिफाइन करिए आशुतोष यादव। हाँ ठीक है, बता देता हूँ आपको। रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन जो होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होगा, सपोज करो आपके पास कोई एक सेट है लाइक दिस, ये कोई एक सेट है, इस सेट का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा। अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं के सबसेट रिलेशन कहलाते हैं। अब आप जानते हो कि किसी भी सेट का जो सबसेट लिखा जाता है उसमें फाई भी आता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट के सेट भी बनते हैं, और फिर लास्ट में जाकर पूरा एक सेट भी आता है ना, मतलब वो पूरा का पूरा सेट भी आ जाता है। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो अगर सपोज करो ए क्रॉस ए का में से हम एक सबसेट बना रहे थे सच दैट कि वो क्या कहलाएगा, रिलेशन। तो वो जो रिलेशन बनाते वक्त अगर ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट अगर उस रिलेशन में आ गए तो हम क्या कहेंगे कि ए क्रॉस ए पूरा का पूरा रिलेशन बन गया है ना। तो उस केस में जो रिलेशन बन के तैयार होगा उसका नाम क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर ऐसा उल्टा हो जाए कि अगर हम सपोज करो एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कोई एक रिलेशन बना रहे थे ए क्रॉस ए में से, और ए क्रॉस ए का एक भी एलिमेंट अगर ना आए रिलेशन में, तो वो एम्प्टी सेट होगा। क्लियर है आशुतोष? आशुतोष यादव क्लियर है? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास आज है हमारा आज है हमारा दिन ट्यूसडे। इसके बाद नेक्स्ट यानी कि थर्सडे को हम इससे आगे बढ़ेंगे और रिलेशन वाला चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।